डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु संतुलन या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत वो समझेंगे और उसको हम क्या करेंगे कि उसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखकर किरचॉफ के नियम से इसे प्रतिपादित कीजिए। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और ओम के नियम के आ जाने के बाद ओम के द्वारा जब नियम दे दिया गया तो उसके बाद स्थिति ये थी कि सामान्य परिपथों में ओम के नियम से धारा के वितरण को आसानी से बताया जा सकता था, लेकिन जो जटिल परिपथ थे, जटिल विद्युत परिपथ थे, उसमें ओम के नियम से निकाला तो जा सकता था, लेकिन जटिल परिपथों में ये एक कठिन कार्य था। इसके लिए सन 1842 में किरचॉफ के द्वारा दो नियम प्रस्तुत किए गए, माने अर्थात जटिल परिपथों में धारा वितरण को सरल बनाने के लिए और समझने के लिए तथा धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ महोदय के द्वारा दो नियम दिए गए और दोनों अलग अलग आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित थे। पहला नियम किरचॉफ के द्वारा दिया गया था कि किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी जटिल विद्युत परिपथ की किसी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ प्रश्न किसी जटिल परिपथ के किसी संधि पर या किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। गणितीय रूप में इसे लिखा जाता है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। संधि का मतलब है कि ऐसा बिंदु जहां दो या दो से अधिक वो बिंदु जहां पर दो से अधिक तार, विद्युत परिपथ के वे बिंदु जहां पर दो से अधिक तार एक दूसरे से मिलते हों या जुड़े हुए हों। ऐसा कोई भी बिंदु जहां पर विद्युत परिपथ का ऐसा कोई भी बिंदु, जैसे ये जंक्शन हो गया तो इसे जंक्शन या संधि कहा जाता है। फिर संधि, जंक्शन या संधि किसी किरचॉफ महोदय के द्वारा किया गया किरचॉफ का प्रथम नियम केसीएल के नाम से जाना जाता है। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, शार्ट में इसको बोलते हैं केसीएल। तो किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात केसीएल क्या है? किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात उस परिपथ में उस संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का कुल बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होते, ना ही आवेश का वहां पर संचय किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। किसी संधि पर, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आवेश का ना ही संचय किया जा सकता है, ना ही वहां से आवेश उत्पन्न किया जा सकता, अर्थात जितनी धारा विभिन्न शाखाओं से, विभिन्न ब्रांचेस से, विद्युत परिपथ की विभिन्न शाखाओं से, विभिन्न शाखाओं से उस संधि पर आती हैं, उतनी ही धारा की कुल मात्रा, उतनी ही मात्रा अन्य तारों से, जो बाहर जाने वाले तार हैं, बाहर जाने वाले विद्युत परिपथ के तार हैं, उनसे बाहर हो जाती। तो इसीलिए प्रथम नियम जो केसीएल दिया गया है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है कि किसी संधि पर, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात मैंने जो पहले कहा कि किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसके लिए नियम बनाया गया कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, विद्युत परिपथ की संधि की ओर आती हैं, उन्हें धनात्मक लिया जाता है, और जो धाराएं संधि से बाहर की ओर जाती हैं
संधि से दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह द्वारा लिया जाता है। जैसे यही है कि यहाँ से I1 धारा आई और यहाँ से I2 धारा जा रही है और ये I3 धारा जा रही है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I1 प्लस हो गया, I2 और I3 के चिन्ह क्या हो जाएंगे, -I2 -I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो समीशन ऑफ आई आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले जाता है। तो I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0। धनात्मक दोनों को कर दिया तो क्या हुआ, आने वाली धारा I1 थी, जाने वाली धारा I2 I3 थी। इसी तरह से भी हम और एक ले लें समझने के लिए। तो ये क्या हुआ, मान लेते हैं ये 3 धाराएं आ रही हैं, संधि एक संधि है और संधि पर 3 तरफ से ये I1 I2 I3 आ रही है और ये I4 I5 ये जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यदि किरचॉफ का प्रथम नियम KCL लगाएं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस दूर जाने वाली धाराओं को ऋण चिन्ह से -I4 -I5 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात संधि पर किसी तरह की कोई धारा संचित नहीं होती, ना ही उत्पन्न होती, इसलिए जितनी धारा संधि पर पहुंचती है उतनी धारा संधि से बाहर निकल जाती। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था। और इसके बाद तो किस पे था, ये किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ की बंद शाखाओं में, बंद लूप में, किसी जटिल विद्युत परिपथ की बंद जाल में या विभिन्न खंडों में यदि हम किसी जटिल विद्युत परिपथ के यदि अलग अलग बंद खंड हो, पहली चीज इसके लिए 2 बातें अनिवार्य हैं। पहला तो बंद खंड होना चाहिए। बंद खंड होने का मतलब है लूप। ये जैसे बंद खंड समझने के लिए 1 2 तो ये नाम दे देता हूं मैं इसका ABCDEF। तो यहाँ और इनके भी हम जैसे मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि यदि कोई जटिल परिपथ है तो उस जटिल परिपथ में जैसे यहाँ पर एक लूप बन रहा है ABEF और एक लूप बन रहा है BCDE। तो BCDE और ABEFA एक बंद लूप हुआ और दूसरा BEDC या BCDEB। इस तरह से 2 बंद लूप या 2 बंद खंड बन रहे हैं। तो किसी बंद लूप, प्रत्येक किसी जटिल परिपथ के प्रत्येक बंद खंड में या प्रत्येक लूप में विभवांतर का परिवर्तन का योग, प्रत्येक बंद खंड में विभवांतर के परिवर्तन का योग 0 होता है। किसी जटिल परिपथ में प्रत्येक बंद परिपथ में यदि एक से अधिक खंड है, विभिन्न बंद खंड में, विभिन्न बंद खंड या लूप में, विभिन्न बंद लूप में या बंद खंडों में या बंद जाल में, बंद जाल में मेश भी बोलते हैं इंग्लिश में लूप और मेश बोलते हैं।
तो विभिन्न बंद जाल या विबंध खंड या लूप, या इंग्लिश में जो मेश कहते हैं, तो लूप या मेश में विभवांतर परिवर्तन का योग, विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग या विद्युत वाहक बल परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद खंड या बंद जाल में विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल, बंद खंड या लूप में कुल विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी जटिल विद्युत परिपथ के, किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद खंड या बंद जाल या लूप में धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग सदैव उस बंद खंड में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम इसी नियम को किरचॉफ के द्वितीय नियम, इसे केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का लूप रूल, किरचॉफ का लूप नियम। तो केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज ला, किरचॉफ वोल्टेज ला केवीएल, किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का लूप नियम। वो क्या है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, तो पहली चीज है कि बंद होना चाहिए, टोटली बंद होना चाहिए, जहां से हम चलें वहीं लौटना चाहिए, माने ए बी सी एफ ए या बी सी डी ई बी, ये बंद जाल है। तो किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल, बंद खंड या क्लोज्ड लूप में विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग, विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में कि किसी जटिल परिपथ की अलग अलग खंडों में, अलग अलग बंद खंडों में या बंद जाल में धारा, प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद शाखा में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये दो नियम थे। अब लगाते कैसे हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम को लागू करना। किरचॉफ का द्वितीय नियम थ्योरी में उतना टिपिकल नहीं है जितना लगाने में। केसीएल तो इजी है, लेकिन केवीएल में है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लागू कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जटिल परिपथ में यदि एक लूप है तो ठीक है, एक से अधिक लूप है तो पहले हम बंद लूप देख लें। पहले क्या है, बंद जाल, बंद लूप या बंद शाखा ने खंड देख लें कि कितने हैं। दूसरी बात कि हम सबसे पहले निर्धारण करें धारा का। यदि धारा का निर्धारण करते समय हमें यह देखना है धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, माने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, माने सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है। तो सबसे पहले हमें धारा को की दिशा को निर्धारित कर देना चाहिए। तो धारा की दिशा एवं धारा के मान को निर्धारित कर लेते हैं। R1 R2 रेजिस्टेंस दिए हैं, इसको मैं दे देता हूँ E1 और इसको दे देता हूँ E2। इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल इस सेल का E2 है। अब धारा दो सेल है, तो धारा किसी भी पूरे परिपथ में 2 नहीं 10 सेल है, धारा हमें केवल एक सेल से निकालना, और जितनी सेल से उस सेल से धारा निकली है वो धन टर्मिनल से निकली, उतनी ही उस सेल की धारा नेगेटिव टर्मिनल तक वापस आनी चाहिए। हम सब सेल से धारा नहीं निकालेंगे, हम साध्याय किस सेल से निकालेंगे धारा। तो सबसे पहला काम होता है बंद परिपथ देखें। दूसरा काम हमें जो करना है
कि सेल के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा का मार्ग क्या होगा, धन विभव से ऋण विभव की ओर। तो धन विभव से ऋण विभव की ओर मतलब हम इस सेल से ले लेते हैं धारा का प्रवाह। तो ये धारा यहाँ से धन से ऋण की ओर चली, यहाँ जाएगी, जैसे ही इस स्थान पर पहुंचेगी बी पॉइंट पर, बी जंक्शन पे पहुंचेगी, यहाँ पर 3 तार ज्वाइंट होगा, एक ये ऊपर वाला, एक ये। तो यहाँ धारा 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। मान लो यहाँ से कुल धारा चली थी हमारी आई, यहाँ पहुंची, ये यहाँ पर निकल गई I2 और मुख्य इधर से आगे बढ़ गई I1। यहाँ धारा प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाएगी I1 और I2। अब C पर पहुंची तो CD ब्रांच में, यहाँ जंक्शन में 2 ही है, तो C से D की ओर धारा कितनी गई, ये धारा भी हमारी I1 ही रहेगी। अब ये यहाँ से I1 और जैसे ही पॉइंट E पर पहुंची तो पॉइंट E2 पर कौन सी आ रही धारा, I2 आ रही है, I2 यहाँ से आ रही I1। तो E पर कितनी हो गई धारा की मात्रा, धारा का योग किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 प्लस I2 हो गई। तो यहाँ E से लेकर E1 माने E से लेकर बैटरी तक एक की ओर कितनी धारा चलेगी, I1 प्लस I2। और ये कुल धारा कितनी थी, I, जो 2 भागों में विभक्त की। तो I चली थी, I ही वापस आना चाहिए। तो धारा, एक ही सेल से हमें धारा प्रवाहित करना, ये हमारी धारा की दिशा हो गई। तो पहला काम हम क्या करेंगे, बंद लूप देखेंगे, किसी एक सेल से हम धारा को प्रवाहित कर देंगे। धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। और दूसरा पॉइंट, जितनी धारा हमारी चली, कितनी भी शाखाओं में बटी, एंडिंग में लौटते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम नेगेटिव टर्मिनल पर लौटेंगे, उतनी ही धारा वापस आना चाहिए। अब हमें पाथ डिसाइड करना कि बंद शाखा में हम 2 तरह से जा सकते हैं। जैसे हमारा ये एक है, तो हम इधर से ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, ए से ई, एफ से ई। माने बंद जाल जो है, बंद जाल या बंद खंड ए बी ई एफ ए लें तो हम इसमें 2 तरह से जा सकते हैं, ए से बी, बी से ई से एफ, एफ से ई। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए से एफ, एफ से ई से बी और बी से ए। इसी तरह से हम देखें जो बंद जाल बी सी डी ई बी है, तो इसमें हम 2 मार्ग से जा सकते हैं। हम बिंदु मैंने जंक्शन बी से सी जाएं, सी से डी जाएं, सी से डी ब्रांच, सी डी ब्रांच में जाएं, और डी से फिर डी ब्रांच में आए, और ई से फिर हम बी को लौट जाएं। तो जहां से हम चले वही बंद जाल, इसलिए कहा गया कि जहां से हम चले हैं वो बंद जाल में वहीं लौटना है। तो हमारा पाथ क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसके लिए पाथ निर्धारित करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उस बंद शाखा में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या पहला नियम को हम ले लें, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, कि किसी जटिल परिपथ के बंद जाल में, किसी जटिल परिपथ के किसी बंद जाल में कुल विभवांतर परिवर्तन का योग सदैव 0 होता है। तो विभवांतर परिवर्तन निकालेंगे कैसे, दूसरा नियम मैंने बताया कि किसी जटिल परिपथ के किसी बंद जाल में कुल धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद शाखा में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि कोई सेल नहीं लगा तो 0 और सेल लगा तो उसके बराबर। तो हम इस नियम का यदि प्रयोग करते हैं, किसका, ये जो दिया है किरचॉफ के द्वितीय नियम को, कि विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ट्रैक के हमारा पाथ क्या होगा। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं बंद परिपथ में या एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक में क्लॉकवाइज चल जाए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल जाए। उससे किरचॉफ के द्वितीय नियम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि नियम तो पहला काम हमने किया, धारा का मार्ग, एक सेल से हमने धारा निकाली और पूरे उसमें डिवाइड कर दी। दूसरा काम हमने माने विभवांतर परिवर्तन के योग प्रदर्शित करने के लिए पाथ डिसाइड किया कि बंद जाल में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसमें भी हम जा रहे हैं कि हम ए से चलेंगे, ए से चलकर हम कहाँ जा रहे हैं, ये ए से चले हम, और ए से चल के या यहाँ पर, हाँ ये पॉइंट दिया है, तो ए से चल के हम आते हैं ई एफ ए,
माने ये पॉइंट यदि हम यहाँ से ले लें तो ये यहाँ से हम चले और लौट रहे हैं कहाँ, इसी पर, तो प्लस से चलकर हम प्लस पे जा रहे हैं किसी भी स्थिति में। इसमें भी हम क्लॉकवाइज ले लें कि यहाँ प्लस से चलेंगे या हम बी से चलते हैं, बी से चल के हम कहाँ लौट रहे हैं, बी, बी पर चल के बी, तो यहाँ पर धारा का मार्ग ये है, यहाँ पर हमारा पाथ ये है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ, और यहाँ पर पाथ हमारा चलने का ये हुआ। इसी तरह से इसमें हमारा पाथ क्या होगा, यदि हम यहाँ से चलते हैं, ए से चलते हैं और ए पर लौटते हैं, ठीक है, तो ए से चलकर ए पर लौटते हैं तो ये I2 हो गया। यहाँ पर धारा का मार्ग हमारा क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है, ये हमारा पाथ की दिशा है, यहाँ पर भी पाथ की दिशा, भले यहाँ प्रतिरोध नहीं है, और यहाँ पाथ की दिशा ये है। अब दो बिंदु हमारे हो गए। तीसरा बिंदु जो है, तीसरा बिंदु हमारा, पहला हमने डिसाइड किया हमारे धारा को सभी ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, धारा एक ही सेल से निकालेंगे, दूसरे बाकी जितने भी सेल लगे हों उनको ऐसे ही छोड़ दो। अब दूसरा पॉइंट हमारा रहा कि हमने बंद पाथ में, बंद जाल में अपने पाथ निर्धारित किया, जाने का पाथ निर्धारित किया कि हम किस ओर से लेना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा नियम है कि धारा, जैसे उसमें आने वाली धारा को हम क्या लेते थे, धनात्मक, और जाने वाली को ऋणात्मक। यहाँ पर यह है, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, किस दिशा में, यदि हमारा पाथ धारा की दिशा में है, जब पाथ धारा की दिशा में होगा तो धारा कहाँ से बहती है, धन से ऋण की ओर, और जब हम धन से ऋण की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो विभव पतन होता है। माने इस प्रतिरोध में यदि हम धन से जा रहे हैं तो यहाँ पर धन है, तो यहाँ पर ऋण, माने यहाँ पर जब हम देखेंगे प्रतिरोध अधिक, यहाँ पर विभवांतर अधिक प्लस होगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ जब धारा की दिशा में जा रहे हों तो विभवांतर I × R का चिन्ह ऋणात्मक होगा। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R का, I धारा और उसके संगत प्रतिरोध का क्या होगा, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। और जब हम किस दिशा में चलेंगे, और जब हम चलते हैं धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विभव पतन हो रहा है, अर्थात विभव का गिरावट आ रही, विभव में गिरावट आ रही। तो विभव में गिरावट को हम किससे देते हैं, माइनस चिन्ह से। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं तो विभव में वृद्धि होती है, तो विभव गेन होता है, ठीक है। और विभव को वृद्धि होती है, तो विभव में वृद्धि को हम धन से व्यक्त करते हैं। I × R क्या होता है, V = IR होता है। ओम का नियम आप भूले नहीं होंगे। ओम के नियम से I × R धनात्मक होगा यदि हम ऋण से धन की ओर आ रहे हैं, तो ऋण से धन की ओर आना तो विभव बढ़ रहा है, विभव में वृद्धि है तो इसको धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करोगे I × R को। और यदि धन से ऋण की ओर जा रहे हो तो विभव में पतन हो रहा है, इसको ऋण से व्यक्त करोगे। तो I × R का जो साइन है वो प्लस होगा या नेगेटिव। तो एक नियम दिमाग में बैठा लो, यदि हमारा पाथ, यदि हमारा बंद शाखा में जाने का पाथ जो है वो धारा की दिशा में है तो I × R का चिन्ह नेगेटिव होगा। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, यदि ये नियम सेल के लिए अप्लाई नहीं होता, सेल में यदि हम ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। और विभव में वृद्धि होगी तो चिन्ह क्या है, धनात्मक। अर्थात यदि विभव में वृद्धि हो रही है हमारे घूमने पे, जिस दिशा में हम जा रहे हैं वहां पर विभव में वृद्धि हो रही है आगे बढ़ने पे तो प्लस, और विभव में कमी हो रही तो नेगेटिव। यदि सेल आ रहा है, हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा। विभव EMF क्या आएगा, विभवांतर क्या आएगा, प्लस आएगा। और हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, धन से ऋण ध्रुव की ओर जा रहे हैं। यदि हमारा पाथ इस तरह का कि हम धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, तब क्या होगा, धन से ऋण की ओर जाने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि विभव पतन हो रहा है, धन से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं। तो बिल्कुल सामान्य सा नियम है, इस नियम को अच्छे से ध्यान करके रख लो कि जब हम धारा की दिशा में हो तो निश्चित है प्रतिरोध से आगे बढ़ने पर विभव पतन होगा और इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। और जब हम धारा की विपरीत दिशा में हमारा पाथ है
तो विभव में वृद्धि होगी, और विभव में वृद्धि के कारण जो हमारा विभव में वृद्धि के कारण क्या होगा कि इससे विभव में वृद्धि होगी। विभव में वृद्धि का चिन्ह धनात्मक होता है। और सेल के लिए यदि हम पाथ हमारा इस तरह का कि हम धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, तो विभव ऋणात्मक होगा, सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। और यदि हम ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, विभव क्या होगा, निम्न से उच्च जा रहे हैं, उच्च से निम्न जा रहे हैं तो विभव पतन हो रहा है, निम्न से उच्च जा रहे हैं तो विभव में वृद्धि हो रही है। जब विभव में वृद्धि हो रही है तो हमारा चिन्ह पॉजिटिव है, वृद्धि को पॉजिटिव और पतन को नेगेटिव। बस इतना सा नियम है। आई इंटू आर विभव होता है और विभव में पतन हो रहा है तो नेगेटिव। हमारे मार्ग में यदि विभव इस तरह से आ रहा है कि हमारे आगे बढ़ने पर पतन हो रहा है तो चिन्ह ऋणात्मक, और यदि विभव में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक। अब इसी को देखते हैं, बंद पास बोलते हैं शब्दों का। मुझे कभी कभी दिक्कत होती है, आजकल इंग्लिश में पढ़ाने का वो वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं और आप लोगों को बोलो तो दिक्कत होती है। ABEFA बंद लूप या बंद पास, ABEFA। हम ए से चले, हम यहाँ से चल रहे हैं, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ से धारा चली, R1 है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान कितना R1, यहाँ से धारा जा रही है I, कितनी धारा वही है I, तो I इंटू R1 क्या हो गया, I इंटू R1, यहाँ से बहने वाली धारा हुई I इंटू R1। अब इसका चिन्ह क्या होगा, I इंटू R1, धारा की दिशा, हम धन से ऋण की ओर, धन से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ और यहाँ के पतन में विभव पतन हो रहा है, तो इसका चिन्ह क्या हो गया। जब धारा की दिशा में बढ़ोगे तो चिन्ह ऋणात्मक है, हमारा मार्ग धारा की दिशा में, इस पे चिन्ह। यहाँ से हमारी धारा यहाँ प्रवेश की, माने अभी भी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा, R2I2 माइनस I2, और ये हो गया R2 माइनस I2 इंटू R2। अब यहाँ हमारा पाथ ही जा रहा है, तो हम किससे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से धन से ऋण की ओर। जब धन से ऋण की ओर जाएंगे तो क्या होगा, विभव पतन हो रहा है, विभव पतन हो रहा है तो इसमें भी क्या आएगा, -E2, -E2 इज इक्वल टू 0। सारी अपने को चलना था, 1 मिनट हमें चलना था क्या, फिर से